नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आजादी के बाद से, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। लोकसभा के चुनाव देखे हैं, राज्यसभा के चुनाव देखे हैं, विधानसभाओं के चुनाव देखे हैं। हर चुनाव में कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं जो उन चुनावों को डोमिनेट करते हैं, प्रभावित करते हैं। चुनाव से पहले जो 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 उस वक्त की सरकार होती है, जो उस वक्त की सरकारें होती हैं, उस वक्त के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मन में कहीं कहीं धुक धुक की जरूर होती है। कई सारे फैक्टर चुनाव को प्रभावित करते हैं। किसी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, किसी को लगता है कि शायद कोई सहानुभूति लहर चल जाए, कोई हवा चल जाए जिसके कारण वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएं। लेकिन मुझे याद नहीं आता, हो सकता है कि बहुत सारे चुनाव ऐसे जो हमारी जनरेशन ने देखी नहीं, उसके बारे में तो मैं ठोक के नहीं कह सकता, लेकिन मुझे याद नहीं आता अपने लंबे राजनीतिक करियर में मैंने किसी भी सरकार को, किसी भी प्रधानमंत्री को अपनी परफॉर्मेंस के दम पर इतना आत्मविश्वास से भरा देखा हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हर प्रधानमंत्री को लगता है कि शायद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मैंने कहा कई प्रधानमंत्री तो सहानुभूति लहर के कारण जो है वो उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस, सरकार की परफॉर्मेंस के दम पर किसी सरकार को इतना आत्मविश्वास से भरा नहीं देखा जितना आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोले थे तो उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, और साथ साथ उन्होंने मोदी 3.0 का ऐलान कर दिया। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले और 3.0 का ऐलान कर दिया। और आज भी प्रधानमंत्री पूरे जोश में थे, पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। और दूसरी तरफ अब यह चर्चा चल पड़ी है कि इन चुनावों में क्या एनडीए 400 पार और दूसरी तरफ 40 पर आकर ठहर जाएगी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। तो आज दो टूक में विषय यही होगा, 24 की लड़ाई 400 बनाम 40 पर आई। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं, एक तरफ आत्मविश्वास प्रचंड है, कुनबा जो है एनडीए का बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बढ़ता हुआ घमंड है। यह घमंड शब्द किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की एक नेता ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को घमंड है और इसीलिए इंडिया अलायंस बिखर रहा है। और आज इंडिया अलायंस की तरफ से एक बड़ी खबर यह आई कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े नेता हैं, आज खबर यह है कि लगभग उनका बीजेपी के साथ समझौता हो गया है। और शायद इसका ऐलान तब होगा जब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी, ठीक उसी समय जयंत चौधरी इंडिया अलायंस से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर देंगे। उधर दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू के साथ भी एनडीए की बातचीत चल रही है। तो एनडीए एक बार फिर से लग रहा है कि एनडीए में लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कुनबा जुड़ रहा है। उद्धव ठाकरे, सोचिए, उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत कर रहे हैं कि आपने हमें छोड़ दिया, हम तो आप ही के साथी थे। दिल में कहीं कहीं उनके भी घंटी तो गबज रही है। आज रोज डे है और इस मौके पर एक रोज तो जयंत चौधरी की तरफ से आ ही रहा है, और हो सकता है घंटी जो उद्धव ठाकरे के मन में बज रही है, इसका क्या नतीजा होगा मैं नहीं जानता। लेकिन इंडिया अलायंस बुरी तरह से बिखर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, कांग्रेस के नेता, वो ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस इस वक्त वेंटिलेटर पर है। वो कह रहे हैं वेंटिलेटर पर है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस में घमंड है, और इस घमंड के कारण इंडिया अलायंस लगातार बिखर रहा है, टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। और अब चुनौती ये है कि कांग्रेस क्या इस बार 40 सीटें भी हासिल कर पाएगी, जिसका इशारा किसी और ने नहीं, ममता बनर्जी ने किया है। कहा कि कांग्रेस 40 सीटें भी मुश्किल से ले पाएगी। और अगर भारत का नक्शा उठाते हैं तो तमाम राजनीतिक जो जानकार हैं वो ये ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस को सीटें आखिर मिलेंगी कहां से। दक्षिण में जरूर कांग्रेस कुछ राज्यों में मजबूत है,
अपने कुछ सहयोगियों के साथ, अकेले अपने दम पर नहीं। लेकिन पूरे उत्तर भारत में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है, एक एक सीट के लिए तरस रही है। खबर यह भी आ रही है रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट है, रायबरेली में भी सोनिया गांधी की स्थिति बहुत खराब है। और रायबरेली के अंदर यह माना जा रहा है कि सोनिया गांधी 5 साल में 5 बार भी नहीं गई हैं, और इसको लेकर रायबरेली में सोनिया गांधी से लेकर बहुत नाराजगी है। अमेठी कांग्रेस पहले ही हार चुकी है। दो टूक में आज इन सब पर चर्चा होगी। क्या इस बार बहुत भारी होगा कांग्रेस के लिए चुनाव? क्या यह चुनाव 400 बनाम 40 पर आ गया है? इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार जो हमला राज्यसभा से बोला विपक्ष पर, एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने कैसे हमले किए, क्या कुछ कहा, कैसे अपनी सरकार का आत्मविश्वास दिखाया, कैसे 3.0 का ऐलान किया, वो सब जरा सुनिए सिर्फ 4 मिनट में। उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। ना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे? तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाते। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा।
तो यह आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार धुआंधार आज का जो भाषण था। लगातार उन्होंने प्रहार किए, प्रहार पर प्रहार किए, वार पर वार किए, और इस वार के बाद अब देश में यह चर्चा जो है चल निकली है 24 की लड़ाई 400 बनाम 40 पर आई। इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो दो टूक में मौजूद है मेहमान, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आज 5 मेहमान इस डिबेट में जुड़ेंगे। तोहिन सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ तारिक खान, वो भी जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। और मेरे साथ जिगर दोषी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव रणनीतिकार हैं। ये भी बता दूं, जिगर दोषी कुछ समय पहले तक, करीब 6 महीने पहले तक कांग्रेस की रणनीतिकार थे। आज उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। वो उसके कई सारे रीज़न हैं, वो खुद बताएंगे। लेकिन शुरुआत में तोहिन जी आपसे करता हूँ। तोहिन जी, चुनावी जो देश की हवा होती है उसकी समझ थोड़ी थोड़ी हमें भी है, सबको है, और इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त जो कुछ देश में चल रहा है, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा, मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को, जिनको मैंने देखा है चुनाव से पहले, इतना आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने नहीं देखा। देश की हवा भी मैं देख रहा हूं, लेकिन एक सवाल मन में बार बार आता है। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें, उससे कहीं ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार आप बीजेपी के लिए मोदी जी ने 370 का टारगेट तय किया है। बड़ी अच्छी बात है, मोदी जी हमेशा बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं, आप लोगों को टास्क देते हैं। लेकिन जब देश के नक्शे पर, मैं कांग्रेस का भी मैं ये बड़ा साफ कह दूं, देश के नक्शे पर कांग्रेस 40 से 50 सीटें कैसे जीतेगी ये समझ में नहीं आता, कहां से जीतेगी समझ में नहीं आता। लेकिन देश के नक्शे पर अगर बीजेपी की तस्वीर देखते हैं तो सवाल उठता है, गुजरात में आप 26 में से 26 ले चुके हैं, उत्तराखंड में 5 में से 5 ले चुके हैं, हरियाणा में 10 में से 10 ले चुके हैं, दिल्ली में 7 में से 7 ले चुके हैं, हिमाचल में 4 में से 4 ले चुके हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 ले चुके हैं, राजस्थान में 25 में से 24 ले चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 ले चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 ले चुके हैं। तो सवाल यह है कि आप बढ़ेंगे कहां? दक्षिण आपके हाथ में नहीं है, तो आप बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कहां? बिहार की भी यही सिचुएशन है। नमस्ते अशोक जी, सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को नमस्ते। देखिए, इस वक्त देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, एक तरफ भाजपा है और भाजपा से जुड़ी हुई देश की आकांक्षाएं, और दूसरी तरफ जो है वो घोर अंधकार है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक वेव इलेक्शन होने वाला, और वेव इलेक्शन में आपने 1977 का वेव इलेक्शन देखा होगा, 1984 का वेव इलेक्शन देखा होगा। वेव इलेक्शन में कई बार जो है ऐसी जगहों से बड़ी संख्या में वोट आती है जिसकी आपने जो है कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि वो एक सेंटिमेंट पे वोट होता है। तो जो सीटें आपने गिनाई वो तो हम रिटेन कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और संख्या बढ़ेगी, 80/80 जो हमने लक्ष्य रखा है अपने साथियों के साथ एनडीए का, वो हम प्राप्त करेंगे ही। तो संभवतः जो है भाजपा की जो संख्या है वो 64 से उठकर 72 या 73 होगी। साथ में दक्षिण में उछाल आने वाला है। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि जब हमारी तेलंगाना की असेंबली में 2018 में केवल 6% वोट शेयर था असेंबली में, तब भी हमें 4 लोकसभा सीटें मिली। इस बार हमारा असेंबली में वोट शेयर दुगना हुआ है, हम कम से कम 8 से 10 सीटें तेलंगाना में देख रहे हैं। तमिलनाडु में आप अचंभित रह जाएंगे अगर हमें 8 से 10 सीटें मिले, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्पांस जो है अन्नामलाई जी को अपनी यात्रा में तमिलनाडु के कोने कोने से मिला है, वो अप्रत्याशित। केरल में 1 या 2 सीट हो सकती है। उड़ीसा में हमारी संख्या बढ़ रही है, बंगाल में हमारी संख्या बढ़ेगी। पिछली बार 18 आई थी, इस बार 25 तक जा सकती है। तो देखिए, ये भाजपा जो है एक महत्वाकांक्षी पार्टी। जब हमें 300 मिलता है तो हम कांग्रेस की तरह हम छुट्टियों पर नहीं जाते। हमारा प्रयास होता है कि 300 को 350 कैसे ले जाए। जब 350 होता है तब हमारा प्रयास होता है कि 370 कैसे ले जाए। मैनेजमेंट की संज्ञा में एक टर्म है, बिग हैरी ऑडेशियस गोल। आप कोई इतना बड़ा लक्ष्य जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को दे देते हैं कि खुद वो जो है दिन रात इस प्रयास में जुट जाते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी निजी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर बना पाए। और यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा 370 आता है नहीं आता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी अभूतपूर्व वोट शेयर हमें प्राप्त हो रही है और अभूतपूर्व संख्या में हमें सीटें मिल रही। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लहर एक तरह की है और लहर में ठीक है, हमने देखा था, लेकिन
इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो जी लहर 2014 में भी थी जिसको लोग पढ़ नहीं पाए थे, और इसलिए जो है बीजेपी अकेले दम पे बहुमत में है। लहर 2019 में भी थी। तो सवाल यह कि इस बार क्या उससे भी बड़ी लहर होगी जिसके आप इशारा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दक्षिण में कुछ राज्यों से बीजेपी की बढ़त की खबरें आ रही हैं, एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है, तो ये सब फैक्टर हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला, वो तो चलिए मान लीजिए, मैं कहता हूं कि चलो वो 370 नहीं, लेकिन अगर 320-25 सीटें भी ले लेते हैं तो अपनी सीटें बढ़ा लेंगे, जो आज की सिचुएशन दिखती है। लेकिन कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि 40 पे ममता दीदी कह रही हैं, कांग्रेस 40 पे सिमट रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं इंडिया अलायंस वेंटिलेटर में है, और आज तो इंडिया अलायंस की जो है एक प्लग जो है वो उत्तर प्रदेश में खींचने के संकेत पूरे मिल गए हैं कि एक और प्लग जो है वो खींच जाएगा, जो ऑक्सीजन दे रहा था। 12 तारीख को। तो हाँ 12 तारीख को। ठीक है, आपको तारीख भी मालूम है। तो सब क्या हो रहा है, 40 तक भी पहुंच पाएगी कांग्रेस, आपको लगता है? अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और समय समय की बात होती है। लास्ट सेशन में जब मुझे आपके साथ शिरकत करने का मौका मिला, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हाउस में बातचीत की, तब उन्होंने कहा मैं अकेला सब पर भारी, मैं अकेला सब पर भारी। अगर भाजपा सब पर भारी थी तो नीतीश कुमार जी से लेकर 12 अप्रैल को सबको क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आप स्वयं 370 पार करने वाले, तो सबकी जरूरत क्यों है? जिसको आप कहते हैं कि आप सारे अनहोल्ड अलायंसेस कर रहे हैं, तो जिन लोगों को भाजपा कल तक गाली दे रही थी, कह रहे थे कि इनको सरकार चलाना नहीं आता, सूबा चलाना नहीं आता, जिस जयंत चौधरी पर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस मारपीट और डंडे चला रही थी, जिस चौधरी साहब का स्मारक को हटा दिया गया, आज उनकी जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि ये बात तो साफ है कि 370 पार नहीं, और शायद 200-220 पार नहीं होगी। लेकिन जो आपका प्रश्न का दूसरा सवाल है कि कांग्रेस और विपक्ष क्या करी, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कहीं ना कहीं। और मैंने बात आपसे पहले भी किया, दोबारा कह रहा हूँ, सितंबर में जब हायत में मीटिंग हुई, उस दिन भी मुझे आपके साथ शिरकत करने का मौका मिला शो के अंदर, हायत की मुंबई की मीटिंग के बाद। और उस दिन मैं इत्तेफाकन मुंबई में था, और उस दिन भाजपा ने एक शगुफा छोड़ दिया, भारत इंडिया का शगुफा छोड़ दिया। तो हमारे सारे जितने भी लोग हैं इस पर डिबेट कर रहे थे, इंडिया भारत। और उस दिन से लेकर आज तक, आज रात तक नैरेटिव भाजपा ने सेट किया। ये बात सच्चाई है, मैं रोज आपकी शो में आता हूं। ये नहीं कि आप बाइस हो, जो नैरेटिव सेट होगा आप उसी पर बात करोगे ना। अगर मैं नैरेटिव सेट ही नहीं करूंगा तो अशोक जी आप बात क्या करोगे? नैरेटिव वो सेट कर रहे, तो डिबेट उस पर हो रही है। अब शेर मुस्कुरा रहा है या घुर्रा रहा है, उस पर आपको डिबेट करने की क्या जरूरत है? अगर कोई ड्रेसिंग रूम में जाता है या नहीं जाता, इस पर डिबेट करने की क्या जरूरत है? वो नैरेटिव सेट करता है, उस नैरेटिव को फॉलो करें। ये दिक्कत है, हमारी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बहुत दिक्कत है। दूसरी एक चीज है कि देखिए, शायद नीतीश जी के जाने से भाजपा को नुकसान होगा बिहार के अंदर, मैं ये मानता हूं। लोकसभा में भी नुकसान होगा और उनको असेंबली में तो जरूर नुकसान होगा। शायद जो अलायंस तोड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको और भी नुकसान होगा। लेकिन भाजपा की जो स्ट्रेटेजी, वो एक पैन इंडिया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी। ये जो इंडिया अलायंस है, अगर ये एक साथ प्री अलायंस नहीं देख सकता तो पोस्ट अलायंस कैसा रहेगा? और यहाँ पर सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में आ रहे। 12 तारीख को अगर जैन जी आ गए, अकाली आ जाती है, उसके बाद या टीडीपी आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश कोई और आ जाता है, एक नैरेटिव वो बनाने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव का खेल, और नैरेटिव में हमेशा जो सेट होता है, नैरेटिव परसेप्शन का भी खेल होता है पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये सोचना होगा, ये बात अब भी तय नहीं है। और लोकतंत्र में जब तक लास्ट वोट नहीं गिना जाता, तब तक आपको हार नहीं माननी होती। तो आज भी 1.5-2 महीने का समय है, अच्छा परफॉर्मेंस विपक्ष कर सकती है। बहुत सारी समस्या है देश के अंदर, बेरोजगारी की समस्या है, लोगों की सेविंग्स नहीं। आपके शो जो लोग देख रहे हैं, वो लोग जानते हैं उनके पास कोई सेविंग नहीं है। भाषण और राशि पे चुनाव नहीं जीता जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम नैरेटिव सेट नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, नैरेटिव सेट नहीं कर रहे। हो सकता है मुद्दे और भी हो, लेकिन होता क्या है, देखिए जो आप कह रहे हैं ना तहसीन जी, होता यह है कि जिस वक्त ये अलायंस बनाया और जिस वक्त ये ज़रूरत थी कि अलायंस के पार्टनर्स के साथ बैठा जाए, उनके साथ सीट शेयरिंग पर, स्ट्रैटेजी पे बात किया जाए, राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए, राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए एक और यात्रा लॉन्च कर दी जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है शायद आपके जैसा, मेरे जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसके लिए मुझे लगता है तारीफ करनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ नहीं बोला, कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बावजूद उनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, अपने गठबंधन में लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस के साथी जो हैं,
कांग्रेस उन तक को सम्मान नहीं दे पा रही है। अभी देखिए प्रणब मुखर्जी की बेटी ने क्या कुछ कहा, वो छोड़ के गई, उसके बाद मिलिंद देवड़ा छोड़ के गए, और जो आपके साथी थे मध्य प्रदेश में, उनको आपने जो है बुलाकर रात को 12 बजे 2 बजे तक बुलाकर जो है उसके बाद अंगूठा दिखा दिया कि जाओ, नहीं करते तुमसे सीट शेयरिंग। तो ये जो घमंड है यही कांग्रेस को खत्म कर रहा है, यही इंडिया अलायंस को खत्म कर रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सबके लिए, चाहे उनके लिए कोई कुछ कहे, वो पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं, क्योंकि उनको 300 सीटों में गुजारा उनका नहीं है। वो 300 सीटों पर संतोष नहीं कर रहे, वो 370 का लक्ष्य देख रहे हैं। यहां पर 2-2 4-4 सीटों के लिए लोग लड़े जा रहे हैं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी हैं। तारिक खान जी, उत्तर प्रदेश में तो खेला हो गया, एक और जो है पार्टी जो है इस वक्त इंडी से छटक करके आप लोगों के साथ तस्वीरें डाली थी, भोजन आपके साथ कर रहे थे, लेकिन खिचड़ी कहीं और पक गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है इंडिया गठबंधन में। नहीं, देखिए अभी तो ऐसा कहना मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, और हमारा गठबंधन उनके साथ है। और मुझे लगता है कि कल स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और खुद जयंत जी सामने आकर सब चीजों को स्पष्ट कर देंगे। अच्छा तारिक भाई, एक मिनट, लोकसभा में कहा, तारिक भाई एक मिनट रोक रहा हूं। जो आपने बात कही ना, आपने कहा वो ठीक है, अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। देखिए, फिर आप उस पर अपनी टिप्पणी आगे बढ़ाइएगा। जब नेता आपस में बात करते हैं ना, तो उनको मीडिया में आके कहना नहीं पड़ता कि अरे जयंत जी तो नेताओं, वो तो किसानों का इसको धोखा नहीं देंगे, वो बड़े अच्छे नेता हैं। क्योंकि जब आपका संवाद सीधा नेता से हो रहा होता है, तब आप मीडिया में आके बाइट नहीं देते। लेकिन आज अखिलेश जी, डिंपल जी जो जिस तरह से मीडिया में आके बयान दे रहे हैं ना, उससे साफ मैसेज ये है कि जो इंटरनल जो लाइन थी फोन की, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। इसीलिए मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत है कि जयंत चौधरी ये तय कर चुके हैं कि उनको बीजेपी के साथ जाना है। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए आप पत्रकार हैं, पूरा अधिकार है आपको ये विश्लेषण करने का, और दिल की गहराइयों से आपके सारे विश्लेषण, ये आपका अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि 2014 से पहले 234 पीएसयू थे, पब्लिक सर्विस यूनिट, और 14 के बाद से अब तक वो हो गई 254, 20 बढ़ी। बाकी 234 सिंधु वैली सिविलाइजेशन के टाइम में बनी, या अकबर बाबर के टाइम में बनी थी, या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बनी थी। तो ये जो बाकी हुई, ये आजादी के बाद हुई। प्रधानमंत्री क्या डरते हैं ये बात कहने में कि देश के निर्माण में सबका हाथ है? मेरा सवाल ये। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। करंटली वी आर एट $3.7 ट्रिलियन। हमने जो 10 साल का एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम निकाल लें, एवरेज ग्रोथ रेट इस साल का नहीं, वो तो 7 के करीब है, वो 5 निकल के आएगा। तो 5% की ग्रोथ रेट से, या 6 ले लें, 7 ले लें, आप ये बता दें या बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कितना समय लगेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने से। हमारा कंपटीशन है चाइना और अमेरिका से। चाइना की इकोनॉमी है $18 ट्रिलियन, यूएस की इकोनॉमी है $28 ट्रिलियन। When we'll reach over there, हम कब वहां पहुंचेंगे ये भी बताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा पैसा, ऐसा बोला विपक्ष ने, तो क्या दिक्कत है? टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा देने वाले अगर विपक्ष ये आवाज उठाता है कि टैक्स पेयर की जो बातें हैं उसका आप जवाब दीजिए, तो प्रधानमंत्री को सम्मान करें। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के अलावा बाकी सब अंधकार है, मतलब कि बीजेपी में उजाला है, बाकी पूरे देश में अंधकार है। यह भी डिसरिस्पेक्ट है पूरे विपक्ष के लिए। क्या हिंदुस्तान की राजनीति ऐसे ही चलती आई है? क्या इसी तरीके से तानाकशी की जाती रही है विपक्ष के ऊपर? जैसे प्रधानमंत्री का पूरा बाचाली विपक्ष को ताना देने में गुजर गया, आप ताना ही मारते रहेंगे। क्या कुछ इंक्लूसिव हो सकता था? आज कुछ भी नहीं, शून्य। दैट वाज जीरो। इंक्लूसिवनेस के मामले में आप जीरो थे। आपने यह भी कहा कि इनका हाथ जहां लग जाए वो बर्बाद हो जाते हैं, दैट मींस दे आर मनहूस। यू आर सेइंग, प्रधानमंत्री दूसरों को कह रहे हैं कि आप मनहूस हो। गुड, वेरी गुड, आई विल अप्रिशिएट दैट। विपक्ष हमारी उपलब्धियों को नहीं मानता। अच्छा साहब, आपने विपक्ष की सारी उपलब्धियों को मान लिया क्या 10 सालों में? आपने मान लिया साहब कि 10 साल में देश, पिछले 60-70 सालों में आपने मान लिया कि देश ने बहुत डेवलपमेंट की? क्या बात है। ये उंगली मैंने आपकी तरफ एक की तो 3 मेरी तरफ आ।
तीन मेरी तरफ आ। कुछ भी कहने से पहले तारिक you खान, should look at yourself। तारिक खान जी, अब और सुनिए, तारिक खान अगर जी आप सुनिए, समय देते हैं तो सुनिए तारिक खान जी, एक मिनट, आपने नहीं ये भी मैं कहा- आपको सुनिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं आप प्रधानमंत्री के भाषण का विश्लेषण करना चाहते हैं, जरूर करिए। मैं उसमें, आप समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, मैं आपको विषय से हटकर भी आपको समय दूंगा अगर आप प्रधानमंत्री के भाषणों का विश्लेषण ही करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों का विश्लेषण करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजों में जाना पड़ेगा। कुछ सवाल जो आपने उठाए मैं उस पर जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के लिए इस देश में जो विपक्ष ने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से शब्द नहीं याद कराए। आज आपको बुरा लग रहा है प्रधानमंत्री पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शब्द नहीं की। प्रधानमंत्री बंगाल आएंगे तो इनको मैं पत्थर से मारूंगी, मिट्टी का ढेला मारूंगी। 100 से ज्यादा गालियां आप प्रधानमंत्री को दे चुके हैं रोज आप। और आप इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। अरे खान साहब, अभी तो मंदिर बन गया, लेकिन अभी सुनिए मेरी बात पूरी हो जाए सर, मेरी बात पूरी हो जाए सर। मैंने आपको तारिक खान जी मैंने आपको बिना रोके बोलने दिया। आप जरा तारिक खान जी, मैंने आपको बिना रोके बोलने दिया, मेरी बात भी सुनिए। आप इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, अयोध्या में तो अब मंदिर बन गया, ठीक है ना, लेकिन जब अयोध्या के मंदिर का जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी के 14 से ज्यादा विधायक खड़े होकर कहते हैं कि इसमें से हमारा नाम निकाल दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये इंक्लूसिवनेस आपकी है, तो इसके कारण ही तो आप लोग भुगत रहे हैं सर। ये जो इंक्लूसिवनेस की जो आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कितना इंक्लूसिवनेस पिछले 10 सालों में दिखाई है। LIC को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया था LIC लुट गई, बिक गई, खत्म हो गई जी, लोगों का पैसा डूब गया। आज LIC का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए क्या है, कोई कहने की जरूरत है सर? ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ऑन पेपर हैं। लेकिन जिगर दोषी, जो आपने जो सवाल उठाया ना, वो मैं जिगर दोषी से जरूर पूछता, क्योंकि जिगर दोषी जी कुछ समय पहले तक आप लोगों की तरफ खड़े थे, वो कांग्रेस के साथ खड़े थे। तो सवाल ये है जिगर दोषी, आखिर ऐसा क्या बात है, कांग्रेस ने भी तो इतना सब कुछ देश में किया, तो इंक्लूसिव क्यों नहीं हो सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं मान सकते कि विपक्ष ने भी इतना किया, चलो अब हम आगे कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपको भी लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस गलत ट्रैक पर है? बिल्कुल। नमस्कार अशोक जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि एक टैगलाइन में हमेशा यूज करता हूं, नंबर्स टू नैरेटिव और नैरेटिव टू नंबर्स। तो मेरे ख्याल से जो नंबर्स जब आते हैं कोई भी पार्टी के पास, उसके बाद उनका काम होता है एक नैरेटिव गढ़ना, अगर अपनी आइडियोलॉजी या अपनी विचारधारा को आगे लेके जाना है। जो ले जाने में कांग्रेस पिछले 60 वर्षों से विफल रही है, वो मैंने साफ साफ देखा है। जब मैंने उनके कुछ नेताओं के लिए भी रणनीतिकार का काम किया, उन्हें जो कुछ सुझाव दिए, उसके ऊपर भी उन्हें काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो भी मैंने देखा। इसीलिए मैंने वहां से उनको बिल्कुल जय श्री राम बोल दिया कि नहीं, अब आप अपने हिसाब से काम कर रही है। मैं ये चीज मानकर चलता हूं कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की जो भी आज की तारीख में राजनीतिक जो सफर है अभी तक की, उसका जो भट्ठा बिठा दिया है, वो उन्हीं के नेताओं और उन्हीं के रणनीतिकारों ने बिठाया है। और मेरे ख्याल से अब वो उभर भी नहीं सकते, उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, क्योंकि एक ब्रांड खड़ी करनी होती है, वो आज की तारीख में मोदी जी है। और मोदी ब्रांड के सामने, मोदी जी के नैरेटिव के सामने पूरा विपक्ष हो, कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन जो उनका पूरा है, वो बिल्कुल साफ साफ विफल दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को लेकर ये जो आपने कहा इंक्लूसिवनेस वगैरह, कांग्रेस ने आज तक 60 साल में कौन सी इंक्लूसिवनेस दिखाई है, वो मेरे मतलब समझ से परे है। आप देखिए हजारों कितनी भी योजनाएं जो भी चली, जो भी एयरपोर्ट बने हो या कोई भी स्टेडियम बने हो या कुछ भी बना हो देश में, हर जगह केवल उनके परिवार के 3 लोगों के नाम पर बने हैं। आप कोई भी जगह उठाकर देख लीजिए। अब उन लोगों ने अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पर भी कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया, कोई जगह नहीं। एक मिनट रुकिएगा जिगर भाई, आपकी साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं रुकिए ठीक करवाता हूँ। ब्रेक पे जा रहा हूँ मैं, ब्रेक के बाद अरुण राजभर आपके पास भी आऊँगा। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि जो लोग कल तक वहाँ थे एक एक करके जो बिखर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन समझा सकता है। अभी तो जयंत चौधरी की बात करें, लेकिन उसके पहले आप लोग भी वहाँ से इधर आए थे, तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जिगर दोषी आपकी वॉइस भी ठीक करा के आने की कोशिश करूंगा। ये चर्चा जारी रहेगी। 400 बनाम 40 की लड़ाई हो गई है ये, और ये अपने आप में देश की राजनीति में एक बड़ा नया डायमेंशन है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे हाशिए पर सिमटती जा रही है, और कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पर है। क्यों है ऐसा, आऊँगा इस पर ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो 24 की लड़ाई 400 बनाम 40 पर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार राज्यसभा में फिर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कह दिया कि बीजेपी एनडीए 400 पार है और कांग्रेस 40 पे सिमट जाएगी। ममता दीदी का हवाला दिया। तो क्या इस बार लड़ाई 400 बनाम 40 की हो गई है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरुण राजभर जनरल सेक्रेटरी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जिगर दोषी है राजनीतिक विश्लेषक। अरुण राजभर, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? कोई सीट छोड़ेंगे नहीं क्या इनके लिए? पूरा सफाया करके छोड़ेंगे पूरी तरह से? देखिए, जब लड़ाई विकास और प्रगति की होती है, देश की तरक्की की होती है और तरक्की के खिलाफ जो लोग जाते हैं, जो विकास में बाधक बनते हैं, उनको जनता नकार देती है। और नकारने का ही एक कारण रहा है कि जो समाजवादी पार्टी एक उम्मीद लेके चल रही थी, वो भी स्टीयरिंग और सीट, जो फ्रंट गाड़ी की सीट होती है, उस पर वो बैठना चाह रही है। और कांग्रेस पार्टी जो देश में, वो स्टीयरिंग और सीट छोड़ना नहीं चाह रही है। इसी स्टीयरिंग को पकड़ने के चक्कर में ममता बनर्जी जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का घमंड और जो आईएनडीआई गठबंधन को जोड़ने वाला सूत्रधार श्री नीतीश कुमार जी थे, उनके साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, जो उनके साथ इन्होंने नाइंसाफी किया, उसका परिणाम ये आप 40 दे रहे हैं। ये 14 तक, अगर 14 से ऊपर चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो इन आईएनडीआई गठबंधन का एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि इन लोगों ने कुछ पाया। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो समाजवादी पार्टी का एक अहंकार चल रहा है, अविश्वास का, इनके साथ किसी के साथ विश्वास बन जाए तब तो ये बात कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। हम भी तो उनके साथ रह करके देखे हैं। इनका विश्वास जो है ये ऐसा होता है जिसको अपने पास रखते हैं और उसको बात तो कर लेते हैं, लेकिन काम उसके साथ उसके विपरीत जाके करते हैं। वही काम तो उत्तर प्रदेश में ये आरएलडी के साथ कर रहे हैं। 7 सीटें घोषणा कर दिया, इधर कांग्रेस को 11 सीटें घोषणा कर दिया, राजा को पता नहीं, और सारे जगह कुल बांट फूट के खाली हो गए। अब एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है कि हम 11 पर मंजूर नहीं है। ये सच है कि आप जिसके साथ गठबंधन करें वो विचारधारा से मेल खा रहा है कि नहीं। कांग्रेस के खिलाफ ही तो आपने अपनी पार्टी बनाई थी। और आप जाकर के जब मध्य प्रदेश चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनके साथ, तो उन्होंने क्या कहा, 1 बजे रात तक बैठाया और कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और आप वापस लौट जाओ, और लौट गए वो। अब वही हकीकत रहा कि उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं को कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता चिरकुट चिल्लर हैं, उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, और यहां तक भी कहा कि सामाजिक न्याय की दुश्मन कांग्रेस पार्टी है, ओबीसी विरोधी कांग्रेस पार्टी है। और आप अगर उसके साथ जा रहे हैं
तो फिर उस दल में रहने वाले कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि आपकी बातों का और आपके विचारधारा का कोई अर्थ और तर्क नहीं निकल रहा है कि आप किसके सामने कब क्या बोल रहे हैं और किसके साथ क्या करने जा रहे हैं। यही काम हर दलों के साथ किए हैं। यही तो सही बात कहा उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र में, जब इन लोग तीसरी बैठक हो रही तो उन्होंने सही कहा कि यह बैठक सिर्फ आओ खाओ हाथ धो और चले जाओ, ये प्रक्रिया चल रही थी। क्या निर्णय लिया? श्री नीतीश कुमार जी ने सही फैसला लिया। वो तो दावा कर रहे थे कि नीतीश जी है, हम सारा लौटा देंगे सब मोदी जी के विरोध का, आप व्यक्तिगत विरोध कर सकते हैं, हाँ। लेकिन जो उनके विचारधारा है, जो उनके एजेंडे हैं, 370 पर जो उन्होंने स्टैंड लिया देश के सामने, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी उस स्टैंड को क्लियर करने का कोशिश किया? ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कभी स्टैंड क्लियर करने की कोशिश किया? या देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर कभी स्टैंड क्लियर किया? नहीं किया। आज अगर उत्तराखंड सरकार ने एक पहल किया कि यूसीसी को लागू कर दिया, सदन में प्रस्ताव पास कर दिया, इससे तमाम दलों के पेट में इतने दर्द होंगे जो एक वोट को बचाने के चक्कर। तो आप बेसिकली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हाँ, मैं एक मिनट आता हूँ अरुण राजौर, एक मिनट आता हूँ। एक कमेंट में ले लूँ तारिक खान से जल्दी से, क्योंकि आपने कहा कि जो सपा में जिस तरह से चल रहा है उसके ऊपर आपने कमेंट किया कि वहां पर भी अहंकार है और दोनों पार्टियां किस तरह से बिहेव कर रही हैं। तारिक खान, ये एक बड़ा कारण है, आप लोग अपने सहयोगियों को रख नहीं पा रहे हैं और ऐलान आप खुद कर देते हैं बिना बातचीत के 11 सीटें कांग्रेस को देंगे, आरएलडी को 7 सीटें देंगे। आप कुछ बातचीत तो कर लेते, टेबल पे तो बैठ जाते, वहां से वो मना कर देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा गठबंधन? आरएलडी से बात सीटों की फाइनल हुई थी तो दोनों नेताओं के फोटो आए थे साथ में, मिल बैठकर सीटों की चर्चा होने के बाद ही फाइनल हुई थी। पहली बात, उससे पहले राम गोपाल साहब, लालजी वर्मा साहब, उदयवीर सिंह साहब और जावेद अली खान साहब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, वो कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर से मिलने के बाद 11 सीटों की घोषणा की थी। उसके बाद प्रवक्ताओं को ये कहने के लिए कहा गया है कि सीटों में घटाव बढ़ाव की गुंजाइश है। अभी ये बात इतने पे तय हो गई है, अभी हम जिस हिसाब से कैंडिडेट होंगे और चुनाव नहीं तो फिर जयंत क्यों छिटक रहे हैं सर? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, जयंत छिटक क्यों रहे हैं? आप लोगों ने तो सीटों का ऐलान कर दिया, तस्वीरें आ गई थी, फिर भी बताइए, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना? आप स्वीकार करते हैं कुछ तो चीजें अंदर खाने कुछ गड़बड़ हो रही है ना? देखिए, अगर जयंत साहब, देखिए पहले तो मैं ये कहता हूं कि जयंत साहब हमारे साथ रहेंगे, मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए कई दिनों से आप पीछे के जो रिवाइज करिए, कुछ पन्ने पिछले उलटिए, कई बार बात हुई कि जयंत साहब चले जाएंगे, कई बार, एक बार नहीं हुई, मगर वो नहीं गए, कुछ वजह रही होगी। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनको याद रखेंगी, वो बिल्कुल याद रखेंगे। और मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, क्या सीटों का विवाद हुआ? नहीं हुआ। बीएसपी के साथ किया, सीटों का विवाद हुआ? नहीं हुआ। पिछली बार भी आरएलडी को हमने 33 सीटें दी, वो चीज सम्मानजनक सीटें थी, उनकी सहमति से दी, विवाद हुआ? नहीं हुआ। अखिलेश जी ने काम, सीटें मांग नहीं रहे, दे रहे, हम रेडी हैं देने के लिए, मगर हर चीज का हल सिर्फ संवाद है। अगर ऐसी कोई बात है, ये दोनों बड़े नेता हैं, आपस में मिलकर बात कर लेंगे, मुझे लगता है कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। जयंत जी इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अशोक जी, मैं थोड़ा सा इस पे करूंगा। हाँ, बिल्कुल मैं इसे कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को उन्होंने 16 सीट दिया था, 12 अपने कैंडिडेट क्यों दे दिया था? जब यह तय हो गया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 16 कैंडिडेट लड़ेंगे, तो फिर आपने अपना कैंडिडेट हमारे कैंडिडेटों का हटा दे दिया। इसका मतलब यही एग्जैक्टली जो अरुण राजभर जो कैंडिडेट, अरुण राजभर जो कह रहे हैं वही खबर आ रही है कि आरएलडी के साथ भी यही किया कि 7 सीटें ले लो पर 4 कैंडिडेट हमारे होंगे। एकदम नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, बिल्कुल। ये 2 खाली कांग्रेस के प्रचार में जाएंगे, तो इस बात को कंफर्म कर लीजिए, मेरी कई 7 उनके साथ नहीं जाएंगे, जो उनके साथ ऑलरेडी पहले उनके साथ नहीं जाएंगे। कोई भी बात, देखिए सुनिए, धोखा देने की जो परंपरा है इनकी, उस परंपरा को उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है। ये भले कुछ भी चाहता हूं, कमरे में बंद करके कुछ और बतियाओ और चैनल पर आकर के कहो कि कुछ और है। अरे मैं एक सवाल है, अच्छा अरुण राजभर, एक मिनट, आपसे एक सवाल करना चाह रहे, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बनने वाली डेट क्या मिली, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आपको हमारी फिक्र ज्यादा है, क्योंकि आपकी जमीन उत्तर प्रदेश में खत्म होती जा रही है। आपने बड़ी उम्मीद लगाया था ना कि हमारी जमीन बच जाएगी,
आप उसी के साथ जा रहे हैं ना जिसको आपने कहा था ये गाड़ी के टायर दिल्ली दौड़ दौड़ के आपने कहा कि ये मंत्रालय दे दो, मगर मंत्रालय पार्टी है, ये ओबीसी विरोधी पार्टी है। टायर रो रहे हैं सर। अगर भी रो रही हैं तारिक खान, ये तो आपके लिए, तारिक खान, ये तो आपके लिए और बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए कि उन्होंने मंत्रालय की बात की थी, मंत्रालय नहीं मिला, फिर भी वो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। ये तो और बड़ी आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी गाड़ी में तो टायर ही नहीं है, वो तो टायर दिल्ली की तरफ दौड़ा रहे हैं, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल पंचर पड़ी है, उसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन तहसीन, क्या विश्लेषण का सम्मान है। हाँ, तहसीन जी, ये उत्तर प्रदेश में अभी भी समाजवादी पार्टी जो है कह रही है कि हाँ सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आमिर खान जैसे दिल को हाथ लगा, ऑल इज वेल। तो आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन भी ऑल इज वेल कर रहा है, लेकिन नथिंग इज नो, कोई चीज वेल नहीं है। ये स्वीकार करना होगा, जब स्वीकार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। देखिए अशोक जी, अगर हमें भाजपा को हराना, मैं चाहता हूँ कि भाजपा हारे और मुल्क के लिए अच्छा, अगर भाजपा हारेगी तो हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जयंत मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर वार किया था, सबसे पहले मैं उनके घर पर बैठा, दिल्ली में जो घर था, उसके बाद जब वे आए थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं जानता हूँ, और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, वो बाकी सारी मीडिया पर बहुत एक्टिव है। अगर इन खबर में सच्चाई नहीं होती, जयंत भाई ट्वीट कर देते, बिल्कुल आप भी जानते, वो आपको अशोक भाई आपको एक व्हाट्सएप कर देते, एसएमएस करते, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कभी कभी राजनीति में कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ कहता है एकदम, और हम जानते हैं सच्चाई क्या है। देखिए, आज से 15 साल पहले अशोक जी, और आप एक पत्रकार के अलावा आप राजनीति को कवर भी करते हैं, राजनीति के स्टूडेंट भी। 15 साल पहले क्या आपको अपेक्षा थी कि भाजपा आसाम और हरियाणा में सरकार बनाएगी? आज से 15 साल पहले सही। क्या 10 साल पहले अपेक्षा थी कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी होगी, महाराष्ट्र में पहले नंबर की पार्टी होगी? बिल्कुल। आज दिक्कत क्या है कि जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस, बसपा, हमारे जो गढ़ है, हम उनको बचा नहीं पा रहे, और भाजपा उनके गढ़ को बचा नहीं पा रहा है, वो दूसरे गढ़ में वो एंटर कर रहे हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि केरल में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तमिलनाडु में, वो पॉलिटिक्स समझते नहीं है। आप सोचिए, इलेक्शन को छोड़कर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के सबसे ज्यादा दौरे कहाँ हो गए? केरल और तमिलनाडु में। बिल्कुल। तो और ओडिशा, इन 3 सूबों में। तो भाजपा एक प्लान से काम करती है। भाजपा का जो प्लान है वो अगले 5 साल का प्लान है, 10 साल का प्लान है, 25 साल का प्लानिंग है। हमने अब तक सितंबर से लेकर आज तक हमने सीट तय किया। मैं थप्पा के भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हो जाएगी, कोई विवाद नहीं होगा। बट अगर ये सीट शेयरिंग दिसंबर में हो जाती तो हमें पता था कांग्रेस के कौन से कैंडिडेट है, आरएलडी के कौन से कैंडिडेट, सपा के कौन से कैंडिडेट, एक माहौल बनता। इलेक्शन सिर्फ गणित पे नहीं जीता जाता है, एक माहौल पे जीता जाता है। माननीय प्रधानमंत्री भी जाते थे, भाजपा की नहीं आने वाली, वो एक माहौल बना रहे। तो माहौल बनाना चुनाव में बेहद जरूरी है। हम अब भी चुनाव 10 साल पहले के उससे लड़ रहे हैं कि हम चुनाव के 5 दिन पहले आएंगे, 20 दिन पहले आएंगे, हम कैंपेनिंग कर देंगे। वो चुनाव का वो दौर चला गया है। ठीक है, भाजपा के कुछ बुराई है। आज इस पूरे शो में इस विश्लेषण नहीं हुआ भाजपा की क्या बुराई है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 वर्षों में इस देश में है, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों के पास सेविंग्स है। हम उन चीजों पे अटैक नहीं कर रहे। अटैक करने के बाद हम उसका सोल्यूशन कैसा दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो जयंत जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, किस तरह का सोल्यूशन देंगे वो भी तो हमें लोगों को बताना होगा। ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें करना जरूरी है अगर हम भाजपा को हराएंगे। तो अगर ये चीज हम करेंगे, एक हमारे आजकल हमारे जो मैं हमारा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कांग्रेस से, तो एक हमारे दुग्गल साहब है, वो कभी कभी किसान नेता रहते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट रहते, कभी वो एक्टिविस्ट रहते। वो कल जाके वो परसों जाके ममता जी के साथ भाषण दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर उसके एक दिन पहले ममता जी ने कांग्रेस को कोसा। तो हम जिन लोगों को आगे कर रहे हैं वो क्या करें। और दूसरी एक बात जब विपक्ष की, मैं मुझे एक वो लग रहा है कि अगर आप देखें विपक्ष में हमेशा टॉल लीडर्स हुआ करते थे जो एक दूसरे को काउंटर किया करते थे, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, सुषमा स्वराज जी हो विपक्ष में हो, या इस टाइम पे राकेश पायलट जी हो, मदन सिंधिया जी हो। पार्लियामेंट में एक माहौल बनता था, स्पीचेस होते थे, टीका टिप्पणी होती थी, अच्छा पार्लियामेंट्री डिबेट होता था। आज आप देखिए हमारे डिबेट, हम विपक्ष में से बोल कौन रहा है, हम डिबेट कौन, बेचारे शशि थरूर और गौरव गोगोई को लोकसभा में छोड़ते, बहुत अच्छा चांस उतना शायद क्यों नहीं मिल रहा, बट कौन इतना अटैक कर रहा है भाजपा पे। इतनी सारी कमियां है भाजपा की, इतनी सारी कमियां, आप मुझे मौका दे दीजिए शो के ऊपर। ओके, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल पा रहे। ठीक ठीक। तो तुहिन, मतलब ये है कि देखिए आप खुशकिस्मत हैं
कि आपको विपक्ष ऐसा मिला है जिसकी जो बंदूकें हैं, जिनकी तलवार में धार नहीं है, बंदूकों में जो खाली कारतूस हैं। आपके खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तारिक जी ने भी गिनवा दिया और तहसीन जी ने भी गिनवा दिया, लेकिन वो मुद्दे जो हैं ठीक से उठा नहीं पा रहे, नैरेटिव आप सेट कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के इतिहास में ये सबसे अक्षम ऑपोजिशन है, लेकिन साथ में जो काम हमने किया है 10 वर्ष में वो भी अभूतपूर्व है। तो दोनों चीजों का जो मिश्रण होता है वो निश्चित तौर पर हमारी जो सीट की संख्या है उसको एक नए लेवल पे ले जा रहा है। देखिए, अभी तहसीन मेरे मित्र ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जो अपने स्पीचेस के द्वारा माहौल बना रहे हैं। अरे 7 महीने इनको मिले, जून में इनका गठन हुआ था इंडिया अलायंस का, 7 महीने में ये माहौल नहीं बना पाए। आखिर करते क्या थे ये मीटिंग? मतलब या तो इनकी चर्चा इसी पर होती थी कि चाय बिस्किट खाया जाए या चाय समोसा हो। हाँ, चाय समोसे पे। जब डीएमके के नेता पोनमुंडी ने खुलकर कहा कि इंडिया अलायंस की स्थापना ही हुई है सनातन को ध्वस्त करने में, तो एक भी जिम्मेदार नेता इंडिया अलायंस के उसका विरोध नहीं कर पाया, ना ही डीएमके से सवाल पूछ पाए। तो निश्चित तौर पर एक छवि गई है कि ये सनातन विरोधी अलायंस है और ये प्रो भ्रष्टाचार अलायंस, और इन दोनों को लेकर एक जीरो टॉलरेंस जो है जनता के मन में कायम हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर उगते हुए सूरज की ओर हर व्यक्ति जाना चाहता है। आज जो पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी ये जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए विकल्प है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि एक महत्वाकांक्षी पार्टी है, अगर हमें 300 सीट मिलती है तो हम 350 चाहते हैं। हम उस विद्यार्थी की तरह हैं जो ज्यादा से ज्यादा जो है हर वक्त यही कैलकुलेट करता है कि हमारी जो है अगर 100% में 99.5 कैसे आ जाए। और दूसरी ओर राहुल गांधी है जो कि ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग और रीब्रांडिंग से ऊपर उठ नहीं पाते। तो जनता का मन बन गया है। ये महज जो है पहली बार, एटलीस्ट मेरे जीवन काल में मैं पहली बार जो है देख रहा हूं एक ऐसा चुनाव जिसमें कि चुनाव के काफी पहले जो है नतीजे बिल्कुल साफ है पूरे विश्व के लिए। अब कांग्रेस जो है इनकार में रहना चाहती है, डिनायल में रहना चाहती है, तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से, वो प्रधानमंत्री जी ने आज 40 सीट कहा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में 40 से भी काफी कम सीटें इस बार आने। आप लोग 40 भी नहीं दे रहे, अरुण राजभर जी 14 सीटें भी नहीं दे रहे। आप लोग कहाँ ले जाके छोड़ोगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जिगरदोशी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बात बार बार ये हो रही है ना कि भाई मुद्दे शायद बहुत सारे हैं पर विपक्ष जो है वो लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि मुद्दे लॉन्च नहीं करते। हर बार वो राहुल गांधी को लॉन्च कर देते हैं, रीलॉन्च कर देते हैं, मुद्दे पीछे रह जाते हैं। क्या ये एक बड़ा कारण है कि इस तरह से इंडिया अलायंस का और विपक्ष इस हश्र में इस जगह पे खड़ा है जहां पे उसको 40 सीटें जीतने भी कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रही है? आऊंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन।
तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में? कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। तो 24 की लड़ाई 400 बनाम 40 पर है, इसी में चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिगर दोषी, क्या मुद्दे बहुत सारे हैं, तहसीन कह रहे हैं, तारिक खान कह रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको तरीके से उठाया जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं, बीजेपी को रोका जा सकता है। लेकिन क्या मुद्दे होने के बावजूद अगर कहीं नहीं कुछ हो पा रहा तो क्या आपको कारण लगता है? बिल्कुल अशोक जी, देखिए मुद्दे है, इसकी कोई मनाही नहीं है, पर मुद्दे इतने सारे भी नहीं है। ये तुहिन जी की बात से मैं सहमत हूं कि आप मोदी जी को हरा दे। ये बात इस बार 2024 में मुझे बिल्कुल इसे कहते हैं मुश्किल भी नहीं, मुझे लगता है ये असंभव बात है आज की तारीख में। उसके तार्किक कारण है, ऐसा नहीं कि मैं उनकी फेवर में कुछ बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस और जो राहुल जी की राजनीति है, उसका जो पूरा करियर, उनका जो भट्ठा बिठा दिया है, वो उनके नेता और रणनीतिकारों ने ही बिठाया है। आप देखिए, जैसे मैं पहले अभी बता रहा था, नंबर्स टू नैरेटिव होता है, नैरेटिव टू नंबर होता है। अगर आप कोई नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे तो आपके पास नंबर कहां से आएंगे? और जब आपकी 60 वर्षों तक सरकारें थी, तब आपने किसको इंक्लूड किया अपनी बातों में, अपने अपने कार्यों में, वो भी पूरा जग जानता है, पूरा भारत देश जानता है। हर जगह आप देखिए केवल एक ही परिवार के सारे बोर्ड लगे हुए, चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी स्टेडियम हो, कोई भी मैदान हो, कोई भी एयरपोर्ट हो। तो अब जब कांग्रेस पार्टी में केवल परिवार को इंक्लूड करने के अलावा और किसी नेता को भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो आप भारत देश की जनता को तो क्या इंक्लूड करेंगे? तो यही बात को लेकर मोदी जी ने भारत की जनता को इंक्लूड किया, मैसेज दिया 10 वर्षों में, और जनता ने उन पर भरोसा जताया। पहली बात। दूसरी बात, जहां पर बात आती है कि एक योजना अभी वो चला रहे अपनी यात्रा के अंदर कि आप मिस कॉल कीजिए अगर आप बेरोजगार है या नौकरी नहीं है, युवाओं को, महिलाओं को, सब ये बात बता रहे। मैंने एक उनके सामने एक सवाल रखा सोशल मीडिया माध्यम से कि मिस कॉल देने से क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी? उस पर खैर वो तो अलग बात है कि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हुई मेरी, उनके जो सारे अंधभक्त या जो चमचे होते हैं उस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक आदर्श राज्य या मॉडल स्टेट जो बनाने की या दिखाने की जरूरत है, वो भी वो नहीं कर पा रहे। उनके कौन से ऐसे राज्य है जहां पर वो ये साबित कर दे कि हमारे तीनों जो राज्य है, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश, वहां सबसे ज्यादा नौकरियां अवेलेबल है, सबसे कम क्राइम रेट है, कम से कम तरीके से किसानों की कोई भी इश्यू है उसको हम बिल्कुल 24 घंटे के अंदर सॉल्यूशन ला देते। ऐसी क्या बात है? कोई आप पे भरोसा क्यों करे? मुझे लगता है ये सारी बात कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। और अब उसके बिल्कुल उलट अगर हम देखते हैं, जैसे आज हमने लोकसभा और राज्यसभा में मोदी जी का भाषण सुना, आप उसमें देखिए, मैं एक बहुत ही जबरदस्त बात नोटिस कर रहा था कि उन्होंने सोलर एनर्जी, AI जो है, फिनटेक कंपनीज है, उसके अलावा गैस पाइपलाइन है, उसके अलावा इथेनॉल की बात है जिससे किसानों का फायदा होगा, खास करके गन्ना किसानों का। उसके अलावा जितनी सारी जो भी इश्यू जो है जिसको बिजनेस रिलेटेड हम मान सकते, अर्थव्यवस्था के रिलेटेड हम समझ सकते, उन सभी को एड्रेस किया और उसके लिए रोड मैप दिया। और वो रोड मैप के तहत अगर आप देखेंगे उसमें किसका फायदा होगा? कांग्रेस जो जातिवादी राजनीति खेल रही है, तो वो जातिवाद का उसमें फायदा नहीं होगा, उसमें फायदा होगा सभी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दलित हो या आदिवासी हो। ओके, तहसीन 30 सेकंड जल्दी से, तहसीन समय बिल्कुल कम है, 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मॉडल नहीं कांग्रेस दे पा रही है कि भाई आपके विकल्प क्या है, और PM जो कहते हैं उनमें एक भविष्य की दृष्टि दिखाई देती है और लोग उन पर भरोसा करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल, लोग उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो देश के PM और उनको उस कदर के नंबर मिलते हैं। लेकिन ये इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस एक मॉडल नहीं दे पाई।
पिछले 70 वर्षों में 50 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही है, और जो इस देश ने प्रगति की है वो एक तरह से एक बैरोमीटर है दुनिया के लिए। सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, गलत फैक्टों पे बनी है। तो मैं नंबर्स और डेटा में नहीं समझ सकता, उसका किसी और दिन हम डिबेट करेंगे, लेकिन यूपीए 1 यूपीए 2 वर्सेस एनडीए 1 एनडीए 2 का हम डिबेट कर सकते हैं। और आप ही के दर्शकों को मैं 3 चीजें छोड़ रहा हूँ। क्या आज आपके पास सीटिंग ज्यादा है या कम था? क्या आज इस देश में बीमारी ज्यादा फैल रही है या नहीं? आपके जितने लोग हैं हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, कोई सरकार इस पर बात करने के पर तैयार नहीं है। आज जो लोगों के पास नौकरियां नहीं है, यूपीए में नौकरियां थी, इन 3 में अग्निवीर का मुद्दा है। ओके, तो इन 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, तो इन 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, राहुल गांधी का पहले जो भारत जोड़ो यात्रा था और अब ये जो न्याय यात्रा है, ये टाइम पास पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जिन लोगों ने दशकों तक अन्याय किया है इस देश की जनता के साथ, वो न्याय यात्रा निकालने की उनमें जो है नैतिक साहस उनको कहां से मिलता है। और जब वो घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं, अभी एक सभा मैंने देखा जहां कि उन्होंने कहा कि सब लोग हाथ उठाए जो लोग जीएसटी से अगर आप जीएसटी से त्रस्त हैं या उन्होंने कुछ इस तरह जीएसटी से फायदा, जीएसटी से अगर किसी को भी फायदा हो तो हाथ खड़ा करें। पब्लिक ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हाथ नीचे कीजिए। तब वो कहते हैं कि नहीं हाथ नीचे करिए। तो जब वो देख रहे हैं कि देश में न्याय हुआ है, तो कम से कम अब उनको ये यात्रा बंद करके प्रायश्चित करना चाहिए, अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। लेकिन ये जो है, ये पथ विचलित, पथ भ्रष्ट यात्रा है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं इट्स अ यात्रा टू नोवेयर। ओके, तारिक खान, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन 30 सेकंड में, क्या कल नई सुबह होगी या फिर आज ये गाना गाएंगे, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले? नई सुबह होगी, मुझे पूरे उम्मीद है। और यात्रा टाइम पास है। दांडी यात्रा हुई थी, यात्राओं पे बना हुआ देश, वो भी टाइम पास था। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा की थी, वो भी टाइम पास था। खैर ठीक है, देश बदल रहा है, बुलेट ट्रेन सब चल रही है, जगह जगह बुलेट ट्रेन है, 40-50 बुलेट ट्रेन मैंने कल परसों देखी, और 500 स्मार्ट सिटीज भारत में बन गई। मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है कि इन्होंने कहा कि हम 400 सीट जीतेंगे। इन्होंने 543 में ये नहीं कहा कि हम 600 सीट। ओके, अरुण राजभर रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई देश में विकास तो हुआ ही नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आदरणीय नेताजी ने सदन में खड़ा होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे करके स्वर्गवास हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अपने नेताजी की भावना को नहीं समझ पाए, जो उनकी भावना को नहीं कदर कर पाए, वो देश और प्रदेश की जनता की भावनाओं को कदर नहीं कर सकते। हाँ, सामाजिक न्याय की बात 55 साल तक याद नहीं आई। जब जमीन खत्म हो गई, जब जमीन नहीं बची, तो सामाजिक न्याय की याद दिलाने लगे। वो समझ रहे हैं कि सामाजिक न्याय हम जानते हैं कि हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की जनता मोदी जी के जो गारंटी योजना है उसके साथ खड़ी हो गई है, और उसी योजना के साथ देश की जनता जुड़े। आज 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है, तो वो अपने जीवन यापन चला रहे हैं। उसमें से 36 करोड़ लोग अपनी गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं जो आवास, पेंशन, शौचालय की चल रही है, ये तो जाति जनगणना तो हमको लगता है 55 साल में इनको याद नहीं आई होगी। ठीक है, जो आप कह रहे हैं बात, वो उनको सब याद आ रही। बात यही है कि आप अपने बार बार गोल पोस्ट बदलते हैं, और यात्रा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दांडी यात्रा क्यों हुई थी और दांडी यात्रा के पीछे क्या भाव था, और आज जो भारत न्याय यात्रा है वो सब लोग समझते हैं कौन सी यात्रा किसी एक कॉज के लिए होती है, कौन सी यात्रा चुनाव के लिए होती है। और यात्रा के टाइमिंग भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आपको दरअसल बैठ करके चीज़ें डिसाइड करनी थी, तब आप यात्रा कर रहे हैं, तो फिर वो यात्रा का हश्र क्या होगा वो हम देख रहे हैं और आगे भी दिखाई देगा। लेकिन इसमें कोई दौर नहीं, चुनाव तो दिलचस्प होंगे, होने भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जो बात तुहीन ने कही थी, एक अंग्रेजी का एक ब्रिटेन के अखबार लिख चुका है, वो लिख चुका है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी हो रही है। यानी दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि मोदी 3.0 जो है वो आ रहा है, बहुत दूर नहीं है। फिलहाल सिर्फ सीटें आगे पीछे कुछ हो सकती हैं। बीजेपी बढ़ाने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस कितनी नीचे जाएगी कहना आज मुश्किल है, लेकिन दुर्दिन लगते हैं कांग्रेस के शुरू हो चुके हैं। कब खत्म हो गए मैं नहीं जानता। आज के लिए इतना ही, लेकिन समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।